हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में, जो क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी कितने प्रकार की होती है? ह्यूमिडिटी के रीजंस क्या हैं? और ऐसे ही कई क्वेश्चंस का आज हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमिडिटी क्या होती है? उमस ह्यूमिडिटी का हिंदी में नाम है। ऑल्दो अगर हम हिंदी से मतलब इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करते हैं तो ये सिर्फ ट्रांसलेशन कहलाएगा, उसको जानना नहीं। जो लोग ह्यूमिडिटी के बारे में जानते हैं, ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। कुछ समझ में आया? नहीं आया? देखो, पानी के वेपर्स यानी कि पानी जो गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ऑल्दो दिस इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 4 to 5% इन आर एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, पर ये बहुत ज़्यादा होता है। अब हमें पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक हीट चाहिए होगी, एक एनर्जी चाहिए होगी, और इसी स्पेसिफिक हीट को, इसी स्पेसिफिक एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अभी देखो, ह्यूमिडिटी ज़रूरी तो नहीं कि हर जगह पे सेम हो, बिल्कुल भी नहीं। खैर, बारिश के टाइम पे हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर वेपर्स या फिर वाटर जो पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाते हैं। गर्मी के टाइम पे यही होता है, उमस बहुत हो जाती है। और अगर कभी किसी जगह पे कम बारिश आई हो और बारिश बंद हो गई हो, तो उसके बाद ह्यूमिडिटी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अनटिल अनलेस अगर गर्मियों का मौसम चल रहा हो। तो ये हमारी टेम्पोरली और स्पिरिचुअली बढ़ती है और घटती है, यानी कि ये टेम्पोरली और स्पिरिचुअली वेरी करती है। टेम्पोरली मतलब टाइम टू टाइम, स्पिरिचुअली मतलब जगह टू जगह। अभी वो मीटर जिससे हम ह्यूमिडिटी को नापते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ ह्यूमिडिटी। सोर्स ऑफ ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिडिटी के क्या क्या सोर्स हैं? तो एवेपोरेशन ऑफ वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमिडिटी। गर्मियों में हम कहते हैं कि उमस बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में गर्मी होती है, सबको पता है गर्मी होती है, लेकिन उसी में एवेपोरेशन होता है वाटर का, इसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इसलिए हमें चिप फील होता है, बॉडी में पसीना आता है एंड अ लॉट मोर थिंग्स हैपन। उसके बाद ईवा ट्रांसपिरेशन या फिर ईवा ट्रांसपिरो क्या हो रहा है ये? ईवा ट्रांसपोर्टेशन। अब ईवा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? देखो, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एवेपोरेशन फ्रॉम ट्रीज, लाइक व्हेन द सनराइज फॉल ऑन द surface of the leaves, they evaporate water from the surface of the leaves, and as a result the evaporated water goes into the atmosphere. इसको हम बोलते हैं ईवा ट्रांसपोर्टेशन, विच ऑलवेज हैपन थ्रू ट्रीज। अब मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कहाँ होती है? तो वो होती है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पे। क्यों? क्योंकि देखो, 10 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में क्या पड़ता है हमारा पड़ता है इक्वेटर। यहाँ पे आती है सन की डायरेक्ट किरणें, ड्यू टू विच यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है। हीट ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट जल्दी रीच हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमिडिटी। द फर्स्ट इज टेम्परेचर, एज वी ऑल हैव टॉक अबाउट इट बिफोर, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि वाटर वेपर जल्दी कन्वर्ट होंगे पानी से वेपर्स में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगी तो। नेक्स्ट इज़ विंड स्पीड। ये कैसे अफेक्ट करता है? तो देखो, सपोज़ तुम ऐसी जगह में रहते हो जहाँ बहुत सारे लेक्स हैं या फिर वहाँ बहुत बड़ा ओशन है तुम्हारे आसपास। अब वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो होगी, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन अगर वहाँ बहुत तेज़ हवाएं बहेंगी तो तुम्हारे आसपास जो ह्यूमिडिटी है ना, वो बह कर यहाँ चली जाएगी। या फिर अगर तुम किसी ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे बिल्कुल ही पानी वानी का सोर्स नहीं है, वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है जनरली, लेकिन तुम्हें फिर भी किसी दिन वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रही है, तो ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कहीं से बह के हवा की वजह से ह्यूमिडिटी तुम तक आ गई होगी। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। अब देखो, सरफेस एरिया ह्यूमिडिटी का फैक्टर कैसे है, ये तुम मुझे बताओगे कमेंट में। अभी हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक टॉपिक जिसका नाम है टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के प्रकार। द फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सेकंड इज़ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, थर्ड इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और आगे देखने वाले हो तो एकदम 1 मिनट के लिए पॉज करो और सोचो कि भाई इन सब चीज़ों के मतलब क्या है, यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती होगी, स्पेसिफिक क्या होती होगी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती होगी। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। आई विल टेल यू अबाउट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी फर्स्ट। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इट इज़ द
एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब ये एकदम एक्यूरेट बताता है कि भाई कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। अभी वाटर वेपर का जो वेट होता है पर वॉल्यूम ऑफ एयर, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मीटर क्यूब की यूनिट्स में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस प्रकार है कि जो हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है वो हमारे अर्थ के अलग अलग सरफेस पे, अलग अलग एरिया पे, अलग अलग जगहों पे वेरी करती है, क्योंकि अर्थ पे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सरफेस पे, अलग अलग एरियाज़ पे सन की लाइट अलग अलग पड़ती है। यानी कि इक्वेटर पर पड़ती है परपेंडिकुलर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ती है थोड़ा सा कम डिग्रीज, कुछ 75 या फिर कुछ 54 डिग्रीज़ के आसपास। उसके बाद अगर हम जाएं पोल्स पे तो वो कुछ और अलग होगी। नेक्स्ट टॉपिक, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अभी देखो, इट इज़ द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर। मतलब कि कितना वेट है वाटर वेपर्स का पर यूनिट एयर। सपोज हमने ना एक बॉटल ली। अब बॉटल में हमने बोला कि यहाँ पे देखो, तुम्हें बताना है कि बॉटल के अंदर एयर भरी हुई है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि इस पूरी बॉटल में जो हमारा वाटर वेपर होगा उसका जो वेपर का वॉल्यूम है या फिर वेट है, उसका रेशियो निकालना है हमें पर वेट ऑफ द एयर। सपोज़ इसमें एयर थी 5 ग्राम्स और तुम्हारा वाटर वेपर था 2 ग्राम्स, तो हो जाएगा 2/5 और दिस इज़ नोन एज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर केजी, क्योंकि यहाँ पे वेट की बात हो रही है। अभी अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, तो इस पर इसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं, ह्यूमिडिटी वैसे की वैसी रहेगी स्पेसिफिक वाली। इसका सीधा मतलब ये है कि ये कांस्टेंट रहती है और हमारी जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो भी हम जानते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेशियो वाटर वेपर इन एयर एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर टू टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम रेशियो निकालें वाटर वेपर्स का और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द सेम एयर एट सेम टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि ये जो ह्यूमिडिटी है रिलेटिव वाली, वो रेसिप्रोकल या फिर इन्वर्सली रिलेटेड है टेम्परेचर से, क्योंकि ये तो भाई स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात कर रही है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दें तो हमें कुछ ना कुछ चेंज तो दिखेंगी, दिक्कत तो आएगी कहीं ना कहीं पे। और अगर ऐसी ही बात है तो इसका सीधा मतलब ये भी होता है कि अगर हमारा ओशन है तो ओशन के ऊपर ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और कॉन्टिनेंट के ऊपर ये ह्यूमिडिटी कम होगी। तो हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सच है, ओशन पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और कॉन्टिनेंट पे कम होती है। हाइग्रोमीटर से हम इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। अब अगर ये 100% हो जाए तो क्या होगा? 100% अगर ये हो गया ना तो उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और ये ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। ड्यू बोले तो ओस, या फिर तुम बोल सकते हो ये हो जाएगी रेन में कन्वर्ट और बारिश हो जाएगी। सीधी बात है। अब हम बात कर रहे हैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन क्या होता है? वाटर वेपर्स का पानी में कन्वर्ट होने को बोलते हैं कंडेंसेशन। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। It is nothing but a conversion of solid, conversion of gaseous particles of the water vapor into the solid or in the liquid form. Now the factors on which it depends are temperature, and condensation is a process which is inversely related to temperature. It means when the temperature is very high, the condensation is very low, and when the temperature is very low, the condensation is very high. और साथ में it is directly proportional to relative humidity, because the relative humidity is inversely proportional to the temperature. लेकिन भाई तुमने तो बस ये बता दिया कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, किस पर डिपेंड करती है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है तो बताओ। चलो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही हमारा तापमान कम होता है, कंडेंसेशन अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, यानी कि वह जो वाटर वेपर्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल के आसपास ऐसे सिकुड़ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल को कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट थोड़ा हेवी हो जाता है और नीचे गिर जाते हैं। एंड हियर दीज डस्ट पार्टिकल्स आर नोन एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज।
विच वी हैव टॉक अबाउट बिफोर। तुम जानती हो स्टार्टिंग से इसकी बात कर रहे हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द रिजल्टेंट प्रोसेस आर ड्यू, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, रेन एक्सेट्रा विच इंक्लूड्स स्नोफॉल ऑल्सो। अगर हम बात करें ड्यू की, तो ड्यू क्या होता है भाई? ओस होता है जो तुम्हारे पत्तों पे छाई होती है सुबह सुबह। सर्दियों के मौसम में ज़्यादा छाई होती है, सर्दियों में कभी कभी बर्फ़ भी बन जाती है ओस। तो ड्यू भाई देखो, जब टेम्परेचर कम होता है ना, तो वाटर वेपर्स डस्ट पार्टिकल्स के आसपास, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के आसपास आते हैं, चिपकते हैं और धीरे धीरे ज़मीन की सतह पे आने लग जाते हैं और फिर जमा हो जाते हैं हर उस सतह पे जहाँ उन्हें जगह मिलती है। सर्दियों में हमारी गाड़ियों के ऊपर, घास के ऊपर, पत्तों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, तुम बाहर से जाओगे तुम्हारे कंबल के ऊपर, हर जगह मिलेंगे। नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट बोले तो फ्रोजन फॉर्म ऑफ द ड्यू। इट ऑलवेज हैपन व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। अर्थात जहाँ पे ठंड है वहाँ पे फ्रॉस्ट आती है, जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे ड्यू आती है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं आता। द नेक्स्ट इज फॉग। तो है ना, ये माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट से बनती हैं जो कि सस्पेंशन बनाता है हमारे एयर के साथ और ऑलमोस्ट हमारे ग्राउंड पे स्कैटर हो जाता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम होती है। और तुमने देखा होगा फॉग की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज मिस्ट, यानी कि फॉग का थोड़ा सा कम पार्ट। फॉग जो होती है वो होती है 1 किलोमीटर तक तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हारा जो मैक्सिमम रेंज ऑफ साइट होगा वो 1 किलोमीटर होगा फॉग में। लेकिन मिस्ट में ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा होता है और 2 किलोमीटर से कम होता है। अगला पार्ट है क्लाउड। क्लाउड तो हम सब जानते हैं क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ इननंबरेबल टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल्स। ये बनता क्यों है? ये बनता है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स की वजह से, जो कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया के आसपास जम जाती है। अब इसका हीट बजट में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, तो तुम मुझे बताओ कि क्यों होता है कमेंट में। अब ये मेज़र करते हैं इसे ऑक्ट में, ऑक्टा में या फिर 8 में। ऑल दो ऑक्ट, ऑक्टा, 8 तीनों मतलब एक ही होता है 8। अब हमने क्लाउड्स की बात कर ही ली, तो हम चर्चा करेंगे क्लाउड्स के टाइप्स की। क्लाउड्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, उससे पहले कुछ टर्म्स देख लो। तो भाई पहली टर्म है सीरस, यानी कि हाई क्लाउड्स। बहुत ज़्यादा हाई पे होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते, हाँ हाथी के साथ होते हैं ना, दिखाने कुछ और खाने कुछ और। दीज आर दोज सीरस, हाथी के दांत, दिखाने कुछ और खाने कुछ और। अल्ट यानी कि मिड क्लाउड्स। मिड क्लाउड्स आर द मेन क्लाउड्स। अब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं सारे क्लाउड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, और साथ में ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो हाई क्लाउड्स 6000 से 12000 मीटर्स के हाइट पे जो होते हैं, फिर होते हैं मिड क्लाउड्स जो कि 2000 से 6000 मीटर की हाइट पे होता है, होते हैं लो क्लाउड्स जो कि 2000 मीटर की हाइट पे होते हैं मैक्सिमम। फर्स्ट विल टॉक अबाउट सीरस क्लाउड्स विच आर हाई क्लाउड्स। देखो इनका एल्टीट्यूड बहुत हाई होता है, ये सिल्की होते हैं अपीयरेंस में। तुमने देखा होगा शाम में कि भाई कुछ बादल दिख रहे हैं रुए जैसे आसमान में बहुत ऊपर, लेकिन इनसे बारिश नहीं आएगी, इतना तुम्हें पता होता है। यही क्लाउड्स होता है सीरियस क्लाउड्स। और सीरियस क्लाउड इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो वेदर है ना वो ड्राई है। साथ में ये हमारे स्काई को बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं। शाम के टाइम पे कभी ऑरेंज हो जाते हैं, कभी ब्लू, कभी पर्पल, ऐसे अलग अलग कलर के हो जाते हैं और मुझे देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। द नेक्स्ट इज सीरस क्यूमुलस क्लाउड्स। इसको हम बोलते हैं मैकरल्स क्लाउड्स। ये वाइट कलर के होते हैं, इनमें बहुत छोटा या फिर बहुत छोटे फ्लेक्स होते हैं और ये सैंड के राइपल्स की तरह दिखते हैं आसमान में। तुमने देखा होगा ना कभी कभी आसमान में भाई ऐसा लगता है कि क्लाउड्स नहीं है, बहुत सारे क्लाउड्स छोटे छोटे डिवाइड हो गए हैं, एकदम गोल गोल गोल, बहुत सारे दूर तक बस क्लाउड्स ही दिख रहे हैं। तो ये वही होते हैं सीरस क्यूमुलस क्लाउड्स। फिर आता है सीरो स्ट्रेटस क्लाउड्स। इनकी हाइट ज़्यादा होती है और ये लेयर्ड होते हैं। अब ये जो होता है ना, ये स्प्रेड होता है मिल्की थिन शीट्स में। तुमने आसमान में देखा होगा, ऐसा लग रहा है कि भाई अलग अलग शीट आ रही है क्लाउड्स की, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ये वाले वही क्लाउड्स होते हैं। कौन से? सीरो स्ट्रेटस क्लाउड्स। और ये अपीयर होते हैं जस्ट बिफोर द साइक्लोन लाइक। तुम अगर अपने आसमान में देखो बारिश के दिनों में, तो तुम्हें दिखेगा कि भाई कुछ क्लाउड्स आ रहे हैं लेयर की तरफ, बहुत सारे सुंदर दिख रहे हैं। लेकिन ये भाई तूफ़ान से पहले की शांति है,
अगर ये आते हुए दिख जाए तो समझ लेना तुम्हारे पास साइक्लोन आने वाला है, भयंकर तबाही मचेगी। नॉट एक्चुअली तबाही, लेकिन भयंकर हवा चलेगी, बारिश आएगी, तूफान आएगा। अभी है एल्टोस्ट्रेटस क्लाउड्स। ये ना मिड लेयर वाले होते हैं, यानी कि हाई वाले नहीं होते हैं, मिड वाले होते हैं थोड़े से। अब ये थिन शीट होते हैं, ये ग्रे होते हैं या फिर ब्लू भी होते हैं कलर में कभी कभी। और यही वो क्लाउड होते हैं जो अगर मोटे हो जाएं थोड़े से तो सन और हमारा जो मून होता है वो ऑब्सक्योर हो जाता है, यानी दिखता नहीं है हमें। द नेक्स्ट इज स्ट्रेटस क्लाउड्स। स्ट्रेटस क्लाउड्स डेंस होते हैं और लो लाइन वाले होते हैं। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, किसमें, स्ट्रेटस क्लाउड्स में। और ये हमारी ड्रिजल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बारिश के दिनों में अगर तुम्हें कभी ड्रिजल आती हुई दिख जाए तो समझ आना कि यहाँ पे स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं। कौन से क्लाउड्स हैं? स्ट्रेटस। और साथ में विंटर सीजन में फॉर्म होते हैं, तभी तुम्हारी जो गर्मी होती है मतलब तभी तुम्हारी जो सर्दी होती है उसको और बढ़ाते हैं ये लोग। उसके बाद है क्यूमुलस क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन वूल, जो कि आसमान को बहुत सुंदर बना देते हैं। लेकिन ये 4000 से 7000 मीटर की हाइट पे होते हैं और साथ में इनका जो बेस होता है एकदम फ्लैट होता है। ये पैचेस में एग्जिस्ट करते हैं और साथ में इनका सीड्स स्कैटर्ड होता है। अभी मेरे फेवरेट वैरायटी ऑफ क्लाउड्स, ऑल्दो मुझे सारे क्लाउड पसंद हैं, लेकिन फेवरेट हमारा है निम्बो सीरस या है निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स, क्योंकि इससे आता है असली तूफ़ान। हमने क्या देखा था भाई, कौन से क्लाउड्स आते हैं तूफ़ान से पहले की शांति वाले, तो वो थे सीरो स्ट्रेटस क्लाउड्स। अब निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स आर द अपोजिट ऑफ दैट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कम एल्टीट्यूड में होते हैं, डार्क होते हैं, क्रिएट डार्कनेस। तुम बोलते हो ना दिन में भी अंधेरा हो गया, इनकी वजह से ही होता है। और जैसे कि हमने बात करी, इनकी वजह से बारिश, आंधी, तूफान तो भयंकर होता है। नेक्स्ट टॉपिक भी है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होता है क्लाउड्स जिनसे पानी गिर जाए, इन्हीं को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब जो क्लाउड होते हैं वो सैचुरेट होते हैं, उसके बाद स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश शुरू हो जाती है। प्रेसिपिटेशन के टाइप होते हैं रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लिट या फिर हेल स्टॉर्म या फिर विरगा। पहली बात करेंगे हम रेनफॉल की। रेनफॉल से हम सभी परिचित हैं। अब कुछ होंगे बेचारे अभागे जिनको रेनफॉल के बारे में पता ही नहीं है। क्लाउड्स जब सैचुरेट होते हैं तो रेनफॉल होती है, सब जानते हैं। इसका हम मेज़र करते हैं रेन गॉज में, और रेन इज़ द कंपोनेंट ऑफ वाटर साइकिल। अब वो लाइन जिससे हम अलग अलग जगहों को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे सेम रेन या फिर सेम अमाउंट ऑफ रेन हुई हो, तो उसको हम बोलते हैं आइसो हाइट। द स्पेलिंग इज ISOHYTE, आइसो हाइट। अब इसके 3 टाइप होते हैं, एक तो कन्वेंशनल रेनफॉल, एक ओरेग्राफिक रेनफॉल और एक फ्रंटल या फिर साइक्लोनिक रेनफॉल। अब साइक्लोनिक रेनफॉल तो सब जानते ही हैं। बात करते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल की, तो देखो, हेयर इज़ योर सी, हेयर इज़ योर लैंड, हेयर इज़ योर ट्रीज़। सन कहाँ पे है हमारा? सन है यहाँ पे पानी के ऊपर। देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, ये सी, ये लैंड, क्लाउड्स, ये रेनफॉल, ये सन। यहाँ से देखो पानी ऑपरेट हुआ, लैंड पे गिर गया। दिस इज़ नोन एज कन्वेंशनल रेनफॉल। नेक्स्ट टाइप वाज ओरेग्राफिक रेनफॉल। देखो भाई, यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो होती है हमारे सी में ही, बिकॉज लैंड की तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स आ जाते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यू कैन से वेस्टर्न घाट्स, बिकॉज वेस्टर्न साइड में इंडिया के बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। अब माउंटेन्स हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे बादल जा नहीं पाते आगे, और इसलिए यहाँ पे बारिश हो जाती है। कहाँ पे? समुद्र में हो जाती है बहुत बार तो। और फिर जहाँ बारिश हो रही है ना उस सारी जगह को हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जहाँ पे बारिश नहीं हो रही क्लाउड माउंटेन्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं रेन शेडो रीजन, जैसे लीवर्ड साइड ही बोलते हैं हम। एग्जांपल है अरावली, फिर वेस्टर्न घाट्स, जैसे कि हमने ये बात करी थी। फिर आता है हमारे आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन बोले तो वो रेन जो हम खुद जाम से करवाते हैं। कैसे कराते हैं इसे? हम करते हैं सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे ऑन द क्लाउड्स, जिसकी वजह से हमारे क्लाउड्स होते हैं वो ठंडे बढ़ जाते हैं। ठंडे होने की वजह से यहाँ पे रेन आ जाती है। ऑल्दो दुबई में कराया था और दुबई में यहाँ पे बाढ़ आ गई। तो हम ये समझ सकते हैं इससे कि हमारे पास आर्टिफिशियल रेन के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है। अगर रेन हुई तो कुछ खतरनाक हो सकती है, कुछ कम हो सकती है। द नेक्स्ट इज स्नोफॉल। वी ऑल आर अवेयर ऑफ द स्नोफॉल। हमने
देखी तो नहीं होगी हमने स्नोफॉल, लेकिन स्नोफॉल हम जानते तो हैं क्या होता है। ठंडी जगहों पर जहाँ टेम्परेचर 0 से कम होता है, प्रेसिपिटेशन जो होती है वो स्नोफॉल के फॉर्म में होती है, फ्लेक्स के फॉर्म में होती है। फिर है स्लीथ। स्लीथ इज़ नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। यहाँ पे फ्रोजन पार्टिकल्स आसमान से गिरते हैं। इट्स नॉट लाइक हेल फॉर्म, हेल स्टॉर्म की तरह नहीं है ये जहाँ ओले ओले गिरते हैं, लेकिन स्लीथ एक जेंटल फॉर्म है स्लेथ, हाँ, हेल स्टॉर्म का। द नेक्स्ट इज़ द ओरिजिनल, द वन एंड ओनली हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म जो होता है ना, बॉल ऑफ आइस गिरती है बहुत तेज़, जिसकी वजह से गाड़ी वाड़े कांचे फूट जाते हैं बहुत बार, अगर बहुत बड़ी हेल स्टॉर्म की बॉल गिर गई तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और इससे हमारी फसलें भी तबाह हो जाती हैं। तुमने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें एक लेंचर नाम का बंदा होता है। हाँ, उस चैप्टर का नाम था द लेटर टू गॉड शायद। द नेक्स्ट इज विरगा। विरगा में क्या होता है, रेन वाटर जो होता है वो एवपोरेट होता है बिफोर रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ और सरफेस ऑफ द ग्राउंड। एग्जाम्पल देखो, तुम्हारी रेन ड्रॉप नीचे जा रही थी, नीचे पहुँची नहीं, उससे पहले वापस पर आ गई। इतनी गर्मी है, बारिश भी हो रही है, एवपोरेशन भी हो रहा है, नीचे लोग बैठे हुए देख रहे हैं कि भाई बारिश होगी, लेकिन ऊपर से पानी आ ही नहीं रहा नीचे तक। नीचे आने से पहले भाप बन गया और ऊपर चला गया दोबारा। दिस इज़ नोन एज विरगा।